हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने इस वीडियो में खुलासा करने जा रहा हूं। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता है कि 1 फरवरी को जब मैं ऑफस्टॉक्स में ट्रेड कर रहा था तो देयर वाज ए ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच, जिसके चलते मेरा जो ओपन पोजीशन था मैं उसको क्लोज नहीं कर पाया और जिसके लिए मुझे टोटल 91,000 के करीब 91,000 का लॉस हुआ। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं और उसको मैं कैसा इसको कंप्लेन किया उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एनएससी में कैसे कंप्लेन करते हैं ब्रोकर का अगेंस्ट में मैं एक वीडियो बनाया था और जिसका की स्क्रीनशॉट मैं यहां दिया हूं, आप देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 1 तारीख को हुआ था क्या और उसके बाद मैंने क्या क्या किया, जिसके चलते फिर अल्टीमेटली विथ ऑल योर बेस्ट विशेस एंड थैंक्स टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स सपोर्ट सेंटर मुझे अपना जो क्लेम था वो मिल गया। तो ये मिलने के बाद इस वीडियो बना रहा हूं। यद्यपि मैं ट्विटर में और टेलीग्राम में बता दिया था कि ऑलरेडी जीआरसी का जो रिकमेंडेशन है वो मेरे सपोर्ट में गया है और फिर भी मैं वेट करता रहा कि आई वॉज जस्ट वेटिंग टिल आई रिसीव माई पेमेंट, देन ओनली आई डिसाइडेड दैट आई शैल कम आउट विथ ए वीडियो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1 तारीख को हुआ था क्या और उससे पहले का क्या मेरे ट्रेड था। मैं 29 तारीख को कीपिंग इन व्यू दैट देयर विल बी वाइल्ड फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, तो मैं बैंक निफ्टी का जो कॉल है 33,500 जो उस समय का फ्राइडे का जो स्पॉट प्राइस था उससे 3,000 पॉइंट ऊपर मैंने कॉल सेल किया था एट 46 रुपीज। वो था 4 फरवरी 2021 का जो वीकली सेटलमेंट के लिए और मेरा टोटल था 200 यूनिट्स यानी कि 8 लाख। 1 तारीख को जब फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच खत्म हुआ, मार्केट काफी ऊपर जाने लग गया, तो मैं जो अपना पोजीशन था, जो कॉल शॉर्ट है, उसको मैं स्क्वायर अप करने को कोशिश किया। मेरा शॉर्ट जीरोधा में था, वहां मैं अपना कॉल स्क्वायर अप कर दिया इन प्रॉफिट। जब मैं ऑफस्टॉक्स में उसको स्क्वायर अप करने आया तब देखा कि ऑफस्टॉक्स काम नहीं कर रहा है एंड आई वाज इन ए पैनिक। उस समय करीब 1 या 1.5 उस समय उसी बीच का समय है जिस समय मैं उसको स्क्वायर अप करना चाहा, लेकिन मैं देखा कि जो मेरा जो मोबाइल फोन है उसमें ऑफस्टॉक्स में का जो मोबाइल ऐप है उसमें एंट्री नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद मैं कोशिश किया वेब में, मेरा लैपटॉप खोला, उसमें भी एंट्री करने का कोशिश किया बट सिस्टम मुझे अलाउ नहीं किया एंट्री करने के लिए, तो मैं लॉग इन नहीं कर पाया और मैं कोशिश करता गया एंड उसके बाद मैं फोन भी किया। आई मेड फ्यू फोन कॉल्स टू ऑफस्टॉक्स, लेकिन हमेशा जो फोन था वो बिजी दिखाता रहा। जितना भी कोशिश किया मैं उनको कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, शायद दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट एट 3 o'clock आई wrote a mail to support team asking them to square up my 200 बैंक निफ्टी पोजीशंस। ये सिर्फ ये 3 बजे जाने का बाद भी मैं उनको टेलीफोन में फिर कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन मैं उनको कांटेक्ट नहीं कर पाया। उसी दिन करीब 4:15 में मुझे एक मेल मिला ऑफस्टॉक्स से, जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि कुछ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम आया है जिसके चलते कुछ उनके जो क्लाइंट्स है दे आर नॉट एबल टू लॉग इन, लेकिन इसको कोशिश किया जा रहा है, वो लोग ठीक कर देंगे। और मुझे यह बताया गया कि मेरा जो पोजीशन है वो आरएमएस टीम जो है उनका 3:15 में इसको स्क्वायर अप कर देंगे। ध्यान रखें, ये मेल मुझे मिला 4:15 में और जिसमें लिखा गया कि 3:15 में मेरा पोजीशन स्क्वायर अप कर देंगे। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि मेरा जो ट्रेड था वो पोजिशनल था, डिलीवरी ट्रेड था, वो इंट्राडे नहीं था। इंट्राडे होता तो मैं समझ जाता कि हाँ 3:15 में उनका आरएमएस टीम ऑटोमेटिक उसको स्क्वायर अप कर देगा, लेकिन यहां ऐसा कोई बात नहीं था क्योंकि मेरा पोजिशनल ट्रेड था। उसको जब मेरे को 3 बजे मेल मिला
उसी समय उसको स्क्वायर अप कर देना चाहिए था। तो इस चिंता में मैं फिर 4:15 का उनका मेल मिलने का बाद मैं 4:33 में उनको एक चिट्ठी दिया, प्लीज कंफर्म मी बैक, क्या सचमुच आपने मेरा जो ट्रेड है उसको स्क्वायर अप कर दिए हो। उस दिन उनका कोई और मेल नहीं मिला। 2 तारीख 8:06 मार्केट खुलने का पहले उनका एक मेल मेरे पास पहुंचा। उसमें वही चीज वो लोग लिखे थे कि भाई उनका कुछ क्लाइंट जो है वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताया गया जो मेरा जो पोजीशन था वो 1 तारीख को स्क्वायर अप नहीं हुआ है, वो अभी भी मेरा अकाउंट में दिखा रहा है। उनके 8:06 पर मेल मिलने के बाद मैं समझ गया कि उनसे बहुत बड़ा गलती हुआ जिसके लिए खामियाजा मैं भुगतूंगा। तो फिर मैं मार्केट खोलने से पहले 8:49 AM में मैं उनको एक मेल भेजा कि आपके चलते मेरा ट्रेड स्क्वायर अप नहीं हुआ और उसके लिए जो भी लॉस होगा उसका कंपेंसेशन ऑफस्टोर्स को देना पड़ेगा। यह मैं लिखकर छोड़ दिया। उसके बाद अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो वो लोग कितने बजे स्क्वायर अप करेंगे मुझे पता भी नहीं था। तो जैसे ही मार्केट 9:15 में 2 तारीख को खुला, मैं पहले ही मिनट अपना जो पोजीशन था ओपन पोजीशन उसको जो भी मार्केट प्राइस था उसमें मैं स्क्वायर अप कर दिया। इसमें मेरा जो लॉस हुआ वो था करीब 91,716 रुपया। और ये चीज को मैं ब्रोकर को फिर लिखा एट 9:48 AM कि आपके चलते मेरा 91,716 रुपया का लॉस हुआ है। 2 तारीख का इस मेल का बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर 6 तारीख को उनका एक मेल आया 3:43 में। उसमें बड़े आराम से लिख दिए कि भाई उनका सिस्टम आउटेज हो गया था इसलिए मेरे ट्रेड नहीं हो सका और उसके लिए वो लोग क्षमा प्रार्थी है। 7 फरवरी को मैं जो उनका जो 6 तारीख का जो मेल आया था उसके बारे में मैं उनको मेल दिया अबाउट 12:32 PM एंड आई टोल्ड देम दैट दे हैव नेग्लेक्टेड on taking action on my order dated 1st February 2021 at 3 PM। जो मैं 1 तारीख को 3 बजे जो मैं उनको जो ऑर्डर दिया था वो अपने नेग्लिजेंस के कारण उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। इसके लिए ओनर्स इज ऑन देम एंड दे हैव टू कंपेंसेट मी। इसके बाद उनका और कोई मेल आया नहीं और मेल नहीं आने का कारण तो मैं सोचा कि अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेट मी गो टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइल ए कंप्लेंट। तो मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पहले ऑफिस गया और उनसे समझा भाई कंप्लेंट कैसे फाइल किया जाता है। तो उन्होंने मेरे को समझाया, देखिए आप अगर किसी ब्रोकर के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं उसके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा। आप उसको लिखने के बाद हम लोग उसको देखेंगे, एक मीटिंग करेंगे और उसमें देखेंगे अगर आपका जो कंप्लेंट है अगर ये आपके गलती के कारण नहीं है, उनका गलती के कारण है तो ऑर्डर आएगा, नहीं तो अगर आपका गलती हुआ है तो उसमें भी उस अकॉर्डिंगली ऑर्डर विल बी देयर। अगर आप जो ऑर्डर निकलेगा उसमें अगर आप खुश नहीं है तो आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग जो होगा GRC मीटिंग और सेकंड जो आर्बिट्रेशन है वो जो इन्वेस्टर के लिए टोटली फ्री है, उसमें मुझे कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, पहले तो आप फॉर्म दीजिए, फॉर्म देने के बाद देन व्हाट आई डिड, मैं उसको फॉर्म फिलअप करके 15 तारीख को मैं अपना क्लेम दाखिल किया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर सपोर्ट सेंटर में। अब देखिए ये जो फॉर्म फिलअप किया है उसका एक स्नैपशॉट मैं दिया हूं इसमें। आप देखिए इसमें जो नेचर ऑफ कंप्लेन है यहाँ पर ज्यादा ध्यान देना। मेरा जो नेचर ऑफ कंप्लेन है मैं 2 जगह पर दिया हूं। एक है नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, मैं जो ऑर्डर प्लेस किया था उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, और दूसरा जो इशू था मैंने रेज किया था वो था कनेक्टिविटी और सिस्टम रिलेटेड है। तो ये दोनों को अप्रोप्रिएट जगह पर मैंने टिक मार्क किया। उसके बाद मैं ये जो आप स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये है पेज 2 उसका जो था, इसमें मैं अपना जो
क्लेम है, इसमें मैं जो 91,000 बता रहा था उसमें कुछ चेंज किया, क्योंकि मैं सोचा कि अगर 91,000 मैं करूंगा और मैं उसको जस्टिफाई करने में डिफिकल्टी होगा। क्योंकि मैं उनको जो मेल लिखा था वो 3 बजे लिखा था, तो मैं जो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब उनको मैं कोशिश किया लॉगिन करने के, तब से लेकर 3 बजे तक जो भी था उसका फायदा मैं नहीं ले पाता था, क्योंकि उनको इन्फॉर्म करने का जो टाइम, टू बी फेयर टू देम, मैं 3 बजे का जो रेट था उसको मैं निकाला। उस समय उसका जो रेट निकाला था 250 255 ऐसा था। मैं तो इसमें मैं कैलकुलेट किया 3 बजे का टाइम पे जो भी था 255 में मैं कैलकुलेट किया, और उस हिसाब से मैं अपना जो कंपेंसेशन में क्लेम किया वो था 49,916.25। इसके करने के बाद आप नीचे देखिए, इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी एनक्लोज करना पड़ता है। मैंने करीब ABCDEF तो 6 एनेक्सर उसमें ऐड किया था, जिसमें जितना पेज था वो भी लिखा था, उसका डिटेल लिखा था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, द डेट ऑन विच कंप्लेंट टेकन अप द ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर मतलब जो मेरा ब्रोकर है, तो उसमें लिखा कि 1 फरवरी 2021, सेम डे जिस दिन मेरा ये प्रॉब्लम हुआ उसी दिन उनसे ये चीज मैं उनको टेकअप किया था। विथ रिमेंबर मेरा जो 3 बजे जो मेल उनको भेजा था, एंड कॉपीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। उसके बाद जो उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया था, एनेक्सर C और D जो भी था उसमें जो चिट्ठी वगैरह वो है, उसका भी कॉपी में अटैच किया इसमें। उसके बाद देखिए जो पॉइंट नंबर 7 है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लेंट, और यहां पर मैं अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा हूं। फर्स्ट पेज में जितना आप स्पेस देख रहे हैं दैट वाज नॉट सफिशिएंट, तो इसीलिए मैं एक एडिशनल सीट ऐड किया, उसमें भी लिखकर जो टोटल जो चीज हुआ था उसको डिटेल लिखकर मैं 15 फरवरी को NSE में खुद जाकर इन पर्सन हैंडओवर कर दिया। इसको NSE ने जो ट्रेडिंग मेंबर है, जो ब्रोकर के साथ, उसको रेज किया 18 फरवरी को। 18 फरवरी का मेरा जो कंप्लेंट है ब्रोकर के पास पहुंचने के बाद वो लोग 19th को एक रिप्लाई दिया, और जो रिप्लाई है आप कोई भी देखोगे तो आपको पता चलेगा इट इज ए स्टॉक रिप्लाई। ये लोग सिंपली मेरे चिट्ठी का रेफरेंस लेकर, ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट, लिखा कि एट द आउटसेट वी डिनाई द एलिगेशन कंटेन्ड इन द कंप्लेंट, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड ए रिप्लाई टू द अवर्मेंट्स ऑफ द क्लाइंट आर गिवन हियर अंडर। और उसने ये भी चीज लिखा, देखिए जो पॉइंट नंबर 3 है वो लिखे हैं कि वो 25 लाख क्लाइंट को सर्व करते हैं, उनको बहुत अच्छा से वो लोग सर्व करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये पोर्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां वो सेबी का एक सर्कुलर है 22 अगस्त 2011 का, जिसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे हैव कोटेड। उसमें लिखे हैं कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट सॉफ्टवेयर जो कि उनके हाथ से बाहर है, उस परिस्थिति में द क्लाइंट शैल नॉट हैव एनी क्लेम अगेंस्ट द एक्सचेंज और द स्टॉक ब्रोकर ऑन अकाउंट ऑफ एनी सस्पेंशन, इंटरप्शन or non-availability or malfunctioning of the stockbroker's IBT system or service or the exchange service or system or non-execution of his order due to any link / system failure at the client stockbroker's exchange for any reason beyond the control of the stockbroker or exchange। तो इस चीज को लिखकर उसके साथ एक और भी ये लोग एग्जिबिट मेरे को भेजा, जिसमें कि आपको याद होगा जब भी आप कोई भी ब्रोकर के साथ एक क्लाइंट बनते हो तो एक कई सारे 15-20 पेज का एक डॉक्यूमेंट आपको साइन करना पड़ता है। उसमें एक जगह पर क्लियरली लिखा है अगर इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम के लिए यही चीज को लिखा गया है, तब जो क्लाइंट है ब्रोकर को से कोई क्लेम या कोई कंपेंसेशन मांग नहीं सकता। इसीलिए जो ज्यादातर केस होते हैं ब्रोकर यही चीज का हवाला देकर कंपेंसेशन देने में मना करते हैं, लेकिन इस चीज को आई ऑब्जेक्टेड, उसका भी मैं एक तो काउंटर किया जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहां दिया हूं।
इसमें मैं उनका एक चीज को पकड़ा कि पहले बोले थे कि उनका जो टोटल सिस्टम है वो पार्शियल आउटेज हुआ है, टोटल नहीं हुआ था। लेकिन मेरे को जो लेटर दिए उसमें लिखे कि उनका 1:20 से लेकर 2 घंटा के लिए उनका जो सिस्टम टोटली बंद हो गया था। इसी कारण वो मेरे ट्रेड नहीं कर पाए। तो यही चीज को मैं कोट करके लिखा कि जो उन्होंने लिखा था, ऑन February 1, 2021 at about 1:20 PM there was an interruption to our trading platform for around 2 hours due to failure of component of trading server, as a result of which our clients could not transact through our platform during the period of interruption. मैं इसको strongly refute किया। मैं लिखा, I strongly refute the above as they have themselves written to me by their mail dated 1st February 21 that some of our users may be facing intermittent issues while logging into Upstox. It implies that there was only partial interruption in their system. और 2 तारीख को जो मेरे को मेल भेजे थे यही चीज को अपना मेल में रिपीट किया था। लेकिन 19 फरवरी में मुझे एक चीज बता रहे हैं कि 1:20 से लेकर 2 घंटा के लिए बंद हुआ था। मेरा कहना यही था कि जो ब्रोकर है वो बार बार अपना जो स्टैंड है बदलता क्यों है। पहले बोला कि पार्शियली इट वाज डाउन, अब इतने दिनों के बाद बता रहे हैं कि पूरा सिस्टम डाउन हो गया था 2 घंटे के लिए। इज इट नॉट आफ्टर थॉट? फिर मैं ये भी लिखा कि मैं 1 फरवरी को जब उनको कॉल एंड ट्रेड करने के लिए उनको फोन किया था, टेलीफोन सिस्टम बिजी मिला और मैं उनको कोशिश करने के बावजूद उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। मेरे काउंटर में मैं ये लिखा कि उसने 4:15 में जो मेरे को मेल दिए थे उसमें ये लोग यही लिखे थे कि 3:15 में वो स्क्वायर अप हो जाएगा। तो इसका मतलब वो लोग मेरा जो मेल दिया था 3 बजे पढ़े नहीं, आंख बंद करके लिख दे कि आरएमएस टीम ऐसा कर देगा। तो दे डिड नॉट बॉदर टू रीड व्हाट आई हैव रिटन टू देम। ये टोटली मैकेनिकल वे में एक तो रिप्लाई दे दिया, चलो एक मेल आया है अपने क्लाइंट से, उसको कोई एक तो ऐसे जवाब दे दो। बट दे हैव नॉट रेड इट प्रॉपरली व्हाट आई हैव रिटन टू देम। उनको सिर्फ यही करना था कि मेरा जब मेल मिला, उनका जो एक ट्रेडिंग टर्मिनल में जो लोग बैठे होते हैं उनको मेरा मेल पहुंचा देने का था और वो लोग मेरा स्क्वायर ऑफ कर देते। और मैं उनके सिस्टम का जो बोल रहे हैं कि कभी पार्शियल डाउन था और कभी बोले कि 2 घंटे के लिए 1:20 डाउन था। मैं बोला कि ये जो 2 अलग अलग चीज है, तो मुझे डाउट है एक्चुअली क्या उनका सिस्टम खराब हुआ था क्या, क्योंकि मुझे पता चला बाद में कि कुछ लोगों का ट्रेड उसी दिन बाद में वो लोग किए थे और उसका मेरे पास एक कॉपी आ गया था। मेरा एक सब्सक्राइबर जो ट्विटर में पढ़ा मेरा मैसेज और मेरे को फोन किए थे कि सर मेरा भी ऐसा किए हैं, वो लोग जबरदस्ती मेरा स्क्वायर अप कर दिए हैं और लेट, उसमें कोई टाइम दिया नहीं, स्क्वायर अप तो कर दिया लेकिन टाइम दिया नहीं, डेट लिखा हो 1 तारीख, देयर इज नो टाइम। यू रिमेंबर, यू मस्ट नो दैट एनी ट्रेड होता है उसमें जो टाइम, जिस टाइम पे ट्रेड होता है वो टाइम देना कंपलसरी है, लेकिन उसमें टाइम नहीं था। मैं बोला इट्स अ वेरी गुड केस, यू ऑल्सो टेक इट अप विद द ब्रोकर, आप भी एनएससी में कंप्लेन करो, लेकिन मेरे को एक कॉपी उसका दे दो। तो मेरे पास एक कॉपी आ गया था। इसका मतलब यह नहीं कि 120 के बाद उन लोग का कोई ट्रेड नहीं हुआ था, उनका ट्रेड हुआ था, कुछ लोगों का वो लोग ट्रेड किए थे। और इस चिट्ठी में मैं ये भी लिखा, स्टॉक मार्केट तो क्लोज होता 3:30 में, सो अगर उनका 3:20 तक भी अगर उसका सिस्टम ठीक हो गया था तब मेरा ट्रेड क्यों नहीं उन्होंने एग्जीक्यूट किया। और इस मेल में मैं बोला कि बीइंग ए लार्ज ब्रोकर, वो मेरे जैसा स्मॉल इन्वेस्टर को बुलडोज कर रहे हैं, कुछ भी रिप्लाई देकर बिना पढ़े बिना कुछ काम किए, जो मेरा ऑर्डर को वो लोग फॉलो नहीं किया। जब उनका टर्मिनल वापस सिस्टम जब रिकवर हो गया उसके बाद भी मेरा ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया, तो गलती उनका है, मेरे को अब मेरा कंपेंसेशन दे दिया जाए। इस मेल का बाद आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम एनएससी का जो भुवनेश्वर का इन्वेस्टर सेंटर है कि भाई आपको 22 तारीख को आना पड़ेगा। उस दिन एक जीआरसी मीटिंग होगा, ग्रीवांस रिड्रेशनल कमेटी का एक मीटिंग होगा, उस मीटिंग में आप रहोगे, साथ में जो ब्रोकर है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो भी अटेंड करेंगे
तो यू कंफर्म मी, मैं बोला ठीक है, आई एम अवेलेबल ऑन 22, मैं उनको कंफर्म कर दिया। और कंफर्म करने के बाद उस दिन मैं अपना जो आर्गुमेंट्स था तो मैं उनको सामने फिर दोबारा बताया। ब्रोकर ने मीटिंग में वही चीज रिपीट किया कि भाई सेबी का सर्कुलर है, क्लाइंट का साथ हमारा जो क्लाइंट और ब्रोकर का रिलेशनशिप में जो एग्रीमेंट है उसमें भी वही है, दे आर नॉट सपोज टू गिव एनी कंपेंसेशन। और एट द सेम टाइम एक चीज उन्होंने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू डू एनी ट्रेड फॉर मी। हाँ, उन्होंने माना कि इक्विटी का जो ट्रेड था ओपन इंट्राडे का, उसको वो लोग उस दिन क्लोज किए थे, और करीब 70-80% जो उनका जो ऑप्शन ट्रेड था उसको भी उसी दिन वो लोग क्लोज किए थे। तो ये बोलने के बाद मैं बोला कि ये जो चीज आप बोल रहे हो ये इम्पॉसिबल है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप एक जगह पर अपने क्रेडिट लेते हो कि आपके पास 25 लाख आपका क्लाइंट है, 25 लाख क्लाइंट के लिए वेदर यू हैव गॉट एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ यू, क्या आपके पास और appropriate number of people are there with support team, whether you have got appropriate number of telephones। ये नहीं कि आप थोड़े से टेलीफोन रख लोगे, थोड़े से आदमी अपने ऑफिस में रख लोगे और उनको बोलोगे कि बिकॉज यू आर ए डिस्काउंट ब्रोकर आप ज्यादा अपना नंबर नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि आपको तो मतलब है अपना प्रॉफिट में। आप 25 लाख लोगों को सर्विस देने के लिए उसका एक एडिक्वेट नंबर ऑफ जो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीफोन एंड सपोर्ट टीम, वो आपके पास नहीं है, इसलिए गलती आपका है। और जब आप उसी दिन कुछ लोगों का ऑर्डर को एग्जीक्यूट किए हो तो उस दिन मेरा जो मेल गया था 3 बजे उसको भी आपको एग्जीक्यूट करना था। तो विद दिस उस दिन का जो जीआरसी के पास हमारा का जो आर्गुमेंट है फ्रॉम बोथ साइड इट एंडेड, एंड आई वाज हैप्पी टू सी दैट उसी दिन रात को 8 बजे मेरे पास जो जीआरसी का जो रिपोर्ट था वो आ गया, एंड उनका जो ऑब्जर्वेशन जो था उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका मैं स्क्रीनशॉट दिया हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं क्या उसमें जो जीआरसी के जो मेंबर थे लिखे हैं। It is established from the tone and tenor of trading members' communication that they have not properly appreciated the message contained in the mail of the complainant, but replied it mechanically with a wrong message. Thus, service deficiency is noticed on the part of the trading member. Investor has squared off next day morning at an average price of 504.58 soon after opening of the market. The erratic response of the trading member has prompted him to square up early in the day. Had the trading member acted on his email dated 1st February 21 after restoration of the system as admitted, loss for investor would have reduced through the investor, though the investor has calculated his loss considering the chart price at 3 p.m. taking the day's closing price is a fair estimate to determine the loss for the investor. From the historical data it is observed that day's closing was at rupees 292.90 considering the actual purchase price at an average of 504.58. The loss for the investor is computed at rupees 504.58 minus 292.90 multiplied by 200 is equal to 42,336. Order of the IGRP in the realm of the facts and submission made by both the parties and the observation stated above, the claim of the complainant is admitted for an amount of रुपीज 42,336। तो ये ऑर्डर 22 तारीख को मुझे मिल गया और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का चीज था कि मेरे फेवर में और भी इतना जल्दी वो रिपोर्ट पहुंच गया। और मैं इसको डिस्प्यूट करना नहीं चाहा, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल कंप्लेंट था उसमें मैं क्लेम किया था 49,916.25 और मेरे को ये जो कंपेंसेशन जो ऑर्डर में मिला 42,336, इट वॉज नॉट मच डिफरेंस इज देयर। और मैं चाहा कि अगर इसको मैं
अगेन इसको क्लेम करूंगा या आर्बिट्रेशन में जाऊंगा, समय का बर्बादी होगा और पता नहीं उसमें कौन सा रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए मैं एक मेल देकर कंफर्म कर दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इन्वेस्टर सेंटर का जो ऑफिशियल थे कि भाई ये जो ऑर्डर है मुझे मान्य है, मुझे अपना कंपेंसेशन दे दी। उसी 22 तारीख को इस ऑर्डर के साथ जो इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का जो मेल आया था उसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहां दिया हूं और उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इट्स सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंशन्ड हियर। इसमें लिखा गया है दिस इज रेफरेंस टू योर कंप्लेंट डेटेड 16 फरवरी अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर आरकेएसबी सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड and the grievance redressal committee meeting held on 22nd March 2021. The GRC has passed an order concluding admissibility of the complaint in your favor for an amount of rupees 42,336. Copy of GRC order is enclosed. In view of the above, in case the trading member opts for arbitration and the claim value admissible to the investor is not more than 20 lakhs, then the exchange shall release 50% of the admissible claim value or rupees 2 lakhs, whichever is less, from the IPF of the stock exchange. And in case the trading member fails to opt for arbitration, the admission claim value will be released. In order to enable the exchange to make the payment, you are requested to execute an undertaking in a format attached. The undertaking has to be executed on rupees 500 non-judicial stamp paper duly notarized. You are also requested to provide a copy of Aadhaar card, bank passbook showing proof of residence. I was okay. सबसे बड़ा चीज था कि एक ब्रोकर से मेरे के लिए एक फेवरेबल ऑर्डर आना, जो कि बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जिनके लिए ऐसा उनके मौका नहीं मिलता है, क्योंकि शायद वो लोग किसी कारणवश ब्रोकर को इन्फॉर्म करना मिस कर दिया है या कुछ और कारण होगा। मुझे लगता है कि दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माय केस, क्योंकि मैं उनको मैसेज पे मैसेज करते गया था, मेल पे मेल करते गया था, तो ये शायद मेरे लिए अच्छा रहा। और जो ऑर्डर जो मैं आपको पढ़ के सुनाया उसमें भी जो उनका जवाब आता रहा, जो उनका जो मैकेनिकल वे में जो लेटर देना था, जो उनका जो रिप्लाई देना था, वो शायद मेरे फेवर में आया। तो जो भी हो, अल्टीमेटली इस केस में मैंने डिसाइड किया आगे नहीं बढ़ना है। और मैं नेक्स्ट क्या किया, अपना जो अंडरटेकिंग है, इसका ये फर्स्ट पेज है, ये 100 रुपया का है, तो 5 पेज का अंडरटेकिंग 100 रुपया का 5 सीट्स था। उसमें जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, उसमें जो फॉर्मेट दिए थे, ये भर के मैं उनको देकर आया 5 तारीख को, 5 अप्रैल को इसको भर के आने का बाद 6 तारीख को आई गॉट ए कॉल फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिसर है, उनसे मेरे पास एक फोन आया। बोले कि देखिए आप चेक कर लीजिए, जो आपका जो ब्रोकर अकाउंट है उसमें ब्रोकर ने इन्फॉर्म किया है कि वो आपको जो 42,336 हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू योर ट्रेडिंग अकाउंट, और आप देखकर कंफर्म कीजिए। तो फिर मैंने देखा, देखने का बाद ये आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, मैं देखा कि हाँ मेरा जो थोड़ा बहुत था, क्योंकि मेरा जितना भी अमाउंट था मैं सब निकाल लिया था अब्स्ट्रैक्ट से, तो मेरे को मिल गया 42,336। और मैं एनएससी के जो ऑफिसर थे उनको मैं बता दिया कि सर आई हैव रिसीव्ड द फुल मनी। इसमें यही होता है, अगर जो ऑर्डर होता है, अगर 7 दिन के अंदर ब्रोकर उसका आर्बिट्रेशन के लिए अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तब मैटर प्रोबेबली टाइम बार हो जाता है। तो मुझे पता था 7 दिन तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि 22 मार्च का जो हुआ था, जो हियरिंग हुआ था, उसके बाद जो ऑर्डर आया था, उसके बाद 22 तारीख से लेकर 1 तारीख तक 7 दिन कंप्लीट हो चुके थे। और मैं 5 तारीख को इन पर्सन जाकर जब मैं अंडरटेकिंग दे चुका था, तो मुझे पता चल गया था कि तब तक पूरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, और मिल भी गया। जो चीज क्रेडिट ऑफिसर्स को देना है वो भी मैं देना चाहूंगा कि वो लोग आगे मैटर आर्बिट्रेशन के लिए उनके तरफ से नहीं लिए और मेरे को अपना पैसा दे दिए 5 तारीख तक, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। और आप लोग जो इसको देख रहे हैं, अब आप लोग को जरूर कोई सीख मिला होगा। जो इंफॉर्मेशन मैं दिया हूं, मैं स्क्रीनशॉट के जरिए आप लोग को दिया हूं, और इसमें अगर आपके कोई सवाल है, कोई
क्वेरी है तो आप मुझे जो YouTube का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप क्वेरी कीजिए, या मुझे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप लिखकर मुझे सवाल कर सकते हो, या जो जानकारी लेना चाहते हो उसके बारे में पूछ सकते हो, या मेरा जो ट्विटर है उसमें भी आप क्वेरी कर सकते हो, या जो जानकारी जानना चाहते हो आप पूछ सकते हो। ये केस जो है, बाकी लोग जो लोग आप देख रहे हो मुझे इस वीडियो में, तो उनको भी कुछ आइडिया मिला होगा, और उनके साथ भी अगर ऐसा कभी हो या पास्ट में हुआ है तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये जानकारी इसमें से काफी मिल चुका होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जो क्लाइंट है उनका जो राइट है उसके लिए उनको लड़ना पड़ता है, उसके लिए आगे जितना भी मुश्किलात हो उसके साथ जो अगर आप कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे आपका जो राइट है, मैं सोचता हूं कि अल्टीमेटली आप जीतोगे, और आपका अगर आप सही हो तो आपका क्लेम, आपका कंपेंसेशन कोई नहीं रोक सकता है। और उसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को, और दोनों से यह भी गुजारिश करूंगा कि जो ब्रोकर है उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना मैन पावर होना चाहिए, कितना टेलीफोन नंबर होना चाहिए, उसके बारे में तय करें। और इस विषय में अगर सेबी सोच विचार करके कोई ऑर्डर पास करे तो छोटे इन्वेस्टर को इसमें जरूर फायदा होगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।